हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। बजाज हिंदुस्तान शुगर ने एक आज अच्छी खासी रैली दिखाई और स्टॉक 13.9% यानी कि 14% ऊपर जाकर बंद हुआ। बजाज हिंदुस्तान शुगर को लेकर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बैक। 1 मंथ यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जब हम वीडियो में अंदर जाते हैं और अंदर जाकर हम इसकी डेट देखते हैं तो डेट हमें निकल कर आती है 28 जून। अब 28 जून को जब वीडियो बनाई थी उस टाइम पर जो इसका प्राइस था, एक बार हम यहाँ पर प्राइस देखें तो इसका प्राइस उस टाइम पर हम थोड़ा सा आगे चले गए और उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं। उससे पहले यस, सो 15.2 या 15.3 वाज द प्राइस। और अगर हम और थोड़ा सा पहले जाएं तो यहाँ पर नजर आ जाता है 15.2 हमारा प्राइस था उस टाइम पर। और यहाँ 28 जून की हम बात कर रहे हैं। सो 28 जून को अगर हम वापस से कर्सर लेकर आए और एक बार यहाँ पर चेक करें कि 28 जून को क्या सिचुएशन थी, हम यहाँ पर देखते हैं। सो दिस वाज दैट डे। और यहाँ पर एक अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न बना हुआ था जिसको लेकर वीडियो बनाई थी। और वीडियो के बाद में यहाँ से लगातार रैली भी गई। तो यहाँ अगर हम टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखें कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो बनता था, आप वीडियो देखना, उसमें पूरी डिटेल बताई गई थी। और यहाँ से जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न था, ये छोटे वाला, ये पूरा पूरा अचीव हो गया था। अगर हम पुरानी वाली वीडियो को देखेंगे तो सेम इसी तरह का कुछ चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर भी आएगा और उससे बड़ा लेवल भी नजर आएगा, लेकिन छोटे स्केल पर भी सेम इसी तरह का चार्ट पैटर्न यहाँ पर डिस्कस किया होगा। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पैटर्न इस तरह से बनाया था। तो जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स हैं, अगर उसको हम फंडामेंटल स्टडी किया जाए, फंडामेंटल में दो चीजें आती हैं, यहाँ पर बिजनेस भी आता है और यहाँ पर फाइनेंशियल्स भी आते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं होता, यहाँ पर बिजनेस एनालिसिस को उसका पार्ट माना जाना चाहिए। और बिजनेस को समझकर कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एथनॉल को यहाँ पर मिक्स करने वाली है पेट्रोल के साथ में, जिससे हमारा पेट्रोल का इंपोर्ट करने का जो खर्च है क्रूड का, वो कम हो सके। और यहाँ पर मन है कि 20% मिक्स किया जाए एथनॉल को। अब 20% मिक्स करने का मतलब है कि 20% से भी ज्यादा से हमारा इंपोर्ट कम हो जाना, क्योंकि एक पार्ट इंडिया में क्रूड का खुद से प्रोड्यूस होता है और एक पार्ट बाहर से आता है। अब क्योंकि 20% अगर मिक्स होगा तो सारा का सारा बाहर से आने वाला ही कम करेंगे, इंडिया में तो प्रोडक्शन होती रहेगी, तो हमारा इंपोर्ट बिल काफी हद तक कम हो जाएगा। अब क्योंकि एथनॉल का प्रोडक्शन यहाँ पर शुगर से मेन होना है, और शुगर कंपनीज की जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि इंटरनेशनल मार्केट में शुगर प्राइसेस सस्ते होने की वजह से हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर फिर हमें कंपटीशन फील होता है। और यहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा थी और कंजम्पशन कम थी। अब क्योंकि शुगर केन का यूज एथनॉल बनाने में यहाँ पर हो जाएगा, तो शुगर की प्रोडक्शन कम होगी, और शुगर की प्रोडक्शन कम होने की वजह से जो मिसमैच था डिमांड एंड सप्लाई में, ये थोड़ा सा कोरिलेट होकर मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर शुगर कंपनीज को दोनों तरफ से यहाँ पर बेनिफिट होगा। एक तो जो उनका एक्स्ट्रा शुगर केन होता है, जिससे उनको शुगर ही बनानी पड़ती है और लॉस में चले जाते हैं, उससे एथनॉल बनेगा। एथनॉल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगेन कहना है कि हम आपको एक मार्कअप देंगे ही, जिससे आप प्रॉफिटेबल रहो, और साथ में शुगर के प्राइसेस बढ़ने की वजह से यहाँ पर ये शुगर कंपनीज अपने आप में प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। तो ये दोनों तरह से अच्छा था। बजाज हिंदुस्तान शुगर इंडिया की लार्जेस्ट शुगर मिल है, जिसके पास सिर्फ 15-16 फैक्ट्रीज हैं और लार्जेस्ट एथनॉल मेकर है। तो सभी तरीके से सिचुएशन अच्छी थी। और जो डेट का रिकंस्ट्रक्शन करना था, इन्होंने रिस्ट्रक्चर करना था, नॉट रिकंस्ट्रक्शन, रिस्ट्रक्चर करना था, वो भी ये लोग करने में लगे हुए हैं। और जो प्रोमोटर्स हैं उनकी भी इसमें यही ओपिनियन भी आई थी। और इसको लेकर मैंने 1.5 साल पहले, 1.5 ईयर पहले भी वीडियो बनाई थी, तब प्राइस काफी सस्ते थे। तो अभी हाल फिलहाल में इन सब चीजों को देखते हुए इमीडिएटली यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर चलना शुरू हुआ। और अगर हम देखें तो लास्ट 57 डेज में स्टॉक प्राइस इज अप बाय 59%। यहाँ पर जब ये वीडियो बनाई उस टाइम पर ऑफ कोर्स काफी लोग समझ पाते हैं इन सब बातों को, काफी लोग नहीं समझ पाते हैं। अब जब नहीं समझ पा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरा एक हैंडल, इस बड़ा सा यहाँ पर हैंडल बनाया भी हुआ था कि इसी तरीके से शायद स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, और वैसे ही स्टॉक प्राइस ऊपर भी गया। और जहां पर अभी है तो ये तो टारगेट अचीव हो गया, ये बात तो खत्म हो गई। अभी फिलहाल क्या नजर आता है यहाँ से, अच्छी खासी रैली के बाद अब क्या क्या हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या हमें पोजीशंस और बनानी चाहिए? तो जहां तक प्रॉफिट बुक करने की बात है, एक और जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनता है वो ये है। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेक्निकल चार्ट पैटर्न में दिस इज ऑल्सो कप विद हैंडल पैटर्न, और इस कप विद हैंडल पैटर्न का अगर हम टेक्निकल टारगेट काउंट करने लगे, मेजर करने लगे, तो मैक्सिमम डेप्थ इसकी ली और इसको प्लॉट किया हमने
रेसिस्टेंस के ऊपर। सो हमारा टेक्निकल टारगेट इस कप विद हैंडल का आता है 28। तो अभी सीधी सीधी यहां से ऊपर जाने की गुंजाइश है, लेकिन इस पर्टिकुलर पोटेंशियल गेन में एक जो चीज सामने नजर आती है वो ये है कि अभी ये स्टॉक यहां पर एक रेसिस्टेंस पर आकर आया है और रेसिस्टेंस से ऊपर निकला है, और रेसिस्टेंस से ऊपर साफ साफ निकला है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अभी ये एक बड़ा सा, अगर हम देखेंगे तो ये लेफ्ट में पूरा शोल्डर है, ये पूरा हेड है, और ये पूरा बड़ा सा शोल्डर है। अब ये पूरा वापस से एक बड़ा सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है। और जनरली इस तरह का देखा गया है कि जब वापस से एक ये रेसिस्टेंस पर आए तो यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि एक तो इस रेसिस्टेंस से ऊपर ब्रेकआउट देना। अब यहां पर ब्रेकआउट तो हो चुका है अगर हम आज की ही कैंडल देखें, सो दिस इज ए प्रॉपर ब्रेकआउट। लेकिन ब्रेकआउट के केस में ब्रेकआउट के बाद जो इसका हाई बना, इसके ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी होना चाहिए, यानी कि कोई एक कैंडल ऐसी बननी चाहिए कल या परसों में जो इसके ऊपर यहां पर जो अपना लेवल है, जो हाईएस्ट लेवल है आज का 25.35, इसके ऊपर क्लोजिंग दे ग्रीन कैंडल से, तो ये ब्रेकआउट कंफर्म माना जाएगा। अब अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है तब क्या, यहां पर ब्रेकआउट कंफर्मेशन के केस में एक नया टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है, और ये नया टेक्निकल टारगेट बेसिकली हमें 40 प्लस के टारगेट पर लेकर जाता है पोटेंशियल गेन पर, और हमारा यहां पर टेक्निकल टारगेट निकल कर आता है 45। अब अगर आपको ये वाली वीडियो भी याद हो तो वापस से इस वीडियो में भी यही टेक्निकल टारगेट की बात की गई थी कि एक बार हमारा पहला वाला टेक्निकल टारगेट अचीव हो जाए तो दूसरा टेक्निकल टारगेट हमारा 45 आएगा। और इसीलिए इस वीडियो का नाम भी जो हमने यहाँ पर थंबनेल दिया था वो यही दिया था कि बजाज हिंदुस्तान शुगर 200% गेन, क्योंकि तब स्टॉक प्राइस 15 था और अगर 45 तक जाए तो 3 टाइम्स हो जाता। तो यहां पर अभी कितने परसेंट का गेन बचा है, अभी ज्यादा परसेंट का गेन नहीं बचा। अगर हम अभी टेक्निकल गेन की बात करने लगे, जो पोटेंशियल गेन नजर आता है, अभी भी हमारा यहाँ पर 81% के आसपास का गेन नजर आता है। अब क्वेश्चन ये है कि विवेक भाई, जब हमने इसको लास्ट टाइम 15 पर परचेज किया था, जब 28 जून को हमने परचेज किया था, तो तब से अब तक 57-58% का गेन है, 59% का। ऐसे में 59% का हमें गेन लेना चाहिए क्या जब ये रेसिस्टेंस पर आ जाए, क्योंकि अभी ये इस बात का नहीं पता होता कि एक बार ब्रेकआउट तो दे दिया, ब्रेकआउट कंफर्म होगा या नहीं होगा, वापस से नीचे आएगा या नहीं आएगा। तो ऐसे में ये एक्चुअल में डिपेंड करता है कि हमने जब परचेज किया था हमने क्या सोचकर परचेज किया था। हमने छोटे टाइम की स्विंग ट्रेडिंग के लिए परचेज किया था कि जब ये रेसिस्टेंस तक आ जाए हम वहां पर निकल जाएंगे, या हमने बड़े टारगेट के लिए ही परचेज किया था कि 200% जब तक नहीं आएगा हम नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करने लगे और बुक वैल्यू की बात करने लगे तो 34.6 तो इसका बुक वैल्यू है, यानी कि वहां तक तो कंपनी सीधा सीधा इस स्टॉक प्राइस को सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं स्टॉक प्राइस को। लेकिन ऐसे में भी हमेशा एक ही चीज का याद रखना, जब हम किसी स्टॉक को परचेज करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बेस पर परचेज करते हैं, कुछ सोचकर परचेज करते हैं, और जिस चीज को सोचकर हमने परचेज किया होता है, मेरा कहना यह है कि उसी चीज को लेकर चलना चाहिए। अगर आपने रेसिस्टेंस तक के लिए परचेज किया था तो रेसिस्टेंस पर निकल जाना चाहिए, और अगर रेसिस्टेंस से ऊपर के लिए रखा था तो ऊपर के लिए रखना चाहिए। अब यहां पर दो सिनेरियो नजर आते हैं कि विवेक भाई लिया तो रेसिस्टेंस के बेस पर था, रेसिस्टेंस तक के लिए लिया था, लेकिन अब अगर ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो इसको होल्ड क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा कहना है कि रेसिस्टेंस के लिए लिया था, रेसिस्टेंस आ गया, निकल जाओ। मींस रेसिस्टेंस के लिए लिया था तो रेसिस्टेंस के बेस पर निकल जाना चाहिए। अब अगर यहां पर जो ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट की कैंडल आई है, ब्रेकआउट की कैंडल से ऊपर अगर ये कंफर्मेशन देती है तो न्यू एंट्री ली जा सकती है, व्हाई नॉट। अब अगर कई बार क्या होता है कि न्यू एंट्री बहुत ज्यादा ऊपर आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज यहां हम अगर देखें तो कल को अगर ये फिर से 10% इंक्रीज कर गया स्टॉक प्राइस, तो यहां पर 10% इंक्रीज होना काफी ऊपर चला जाएगा इस ब्रेकआउट लेवल से, क्योंकि ब्रेकआउट लेवल क्या है 24, और अगर 24 में कल मींस दोबारा से अगर 10% ऊपर चला जाता है तो 10% ऊपर जाता है 28 के आसपास पहुंचता है, तो ब्रेकआउट लेवल से 28 तक पहुंचना ये अच्छा खासा गैप हो जाता है, इसको 15-16% गैप है। तो ऐसे में जनरली क्या होता है कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया, और उसके बाद में रिट्रेस होकर चीजें नीचे आ गई, और जब ये नीचे वापस से आए दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय इट। कहां तक के लिए, जो ये बड़ा सा हमारा चार्ट पैटर्न बना है ना, जहां ये स्टॉक प्राइस हमें नजर आता है 46 के आसपास तक के टारगेट के लिए, वहां तक के लिए। तो हमेशा टेक्निकल्स को फॉलो करो। टेक्निकल्स को फॉलो करने से क्या होता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर केस में कैसा कह रहा हूं, जैसे अदानी पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, अदानी पोर्ट की मैंने कल जैसे वीडियो बनाई थी, अदानी पोर्ट में भी सेम चीज हुई।
कि अदानी पोर्ट में यहां पर कप विद हैंडल पैटर्न बना। कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद में ब्रेकआउट आया, अगर इस कैंडल को आप देखोगे, दिस पर्टिकुलर कैंडल, और ब्रेकआउट के बाद में यहां पर ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद में ये सेम लेवल पर, ब्रेकआउट लेवल पर रिट्रेस होकर आ गया। नाउ दिस बिकम्स द बेस्ट टाइम, क्योंकि हमने ब्रेकआउट भी देख लिया, कंफर्मेशन भी देख लिया, और हमने महंगा भी नहीं लिया, ब्रेकआउट लेवल पर खरीदने के लिए भी मिल गया। तो अभी भी बजाज हिंदुस्तान शुगर में सेम पैटर्न्स अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से हमें सोच समझकर ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी बड़ी रैली जब आ जाए ना, 1 मंथ में 50-56%, 57% की रैली आ जाए, तो जो ऑपरेटर लोग हैं उनको भी ये 56-57%, 60% के आसपास का प्रॉफिट 1 मंथ में, 2 मंथ्स में अच्छा खासा नजर आता है। उनका भी मन ललचाता है यहाँ पर कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया जाए। और मैं आपको अगर बताऊं तो जो पोर्शन मैंने रेसिस्टेंस के लिए परचेज किया था, मैंने भी आज प्रॉफिट बुक किया। अब जो मेरी लंबी होल्डिंग है, जो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि ये लंबे कई सालों तक की यहां पर रैली आएगी, जैसे पेपर कंपनीज में आई थी, उसी तरह की सिचुएशन यहां पर होती हुई नजर आती है। उन स्टॉक्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्टॉक्स यहां पर रेसिस्टेंस तक के लिए थी, तो आई मीन टू से कि जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग है ना, दैट विल मेक यू रिच। यहां पर रैंडम बेसिस पर ट्रेड नहीं लेना है, चीजों को सोचना है, समझना है, अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ मैच करना है, और जो सोचकर हमने ट्रेड लिया था उसी के हिसाब से निकलना है। अगर लखनऊ की टिकट ली है ना, तो लखनऊ उतर जाओ, आगे जाने की वेट मत करो। अगर दिल्ली से मुंबई के लिए अगर आप गाड़ी में बैठे हो ना, तो मुंबई उतर जाओ और आगे जाने की वेट मत करो। अगर आपका प्लान ये था कि यहां से मुंबई जाएंगे, मुंबई में रुकेंगे, एक रात रुकेंगे, उसके बाद में फिर आगे फर्दर गोवा जाएंगे, तो फिर उसी हिसाब से प्लान करो। तो यहां पर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग ही आपको रिच बनाएगी। जो सोचकर खरीदा था वही सोचकर रखो। अगर रेसिस्टेंस तक खरीदा था, रेसिस्टेंस पर निकल जाओ। रेसिस्टेंस से ऊपर के लिए रखा था, वहां पर जाकर निकलना। अगर दोनों ट्रेड लिए थे तो जो ट्रेड रेसिस्टेंस के लिए रखा था उसमें प्रॉफिट बुक करो, और जो आगे के लिए रखा था उसको वहां पर निकलो। एक और पॉइंट कि विवेक भाई, रेसिस्टेंस के लिए सोचकर रखा था, लेकिन आगे जब चीजें नजर आ रही हैं तो फिर वहां तक के लिए रखना चाहिए। तो अभी नजर नहीं आई, अभी सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन होना बाकी है। जब ब्रेकआउट का कंफर्मेशन हो जाए तो दोबारा से परचेज किया जा सकता है, और वो भी पार्ट में करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद में अगर रिट्रेसमेंट हो ब्रेकआउट लेवल तक, तो वहां पर अपनी पोजीशन को दोबारा से बढ़ाना चाहिए। तो अपना सिस्टमेटिक प्लान बनाना जरूरी है। आई एम स्टिल बुलिश ऑन दिस स्टॉक, लेकिन अपने सिस्टम के हिसाब से मेरा प्रॉफिट बुकिंग करना हमेशा सही रहता है। अब ये भी बात आती है कि विवेक भाई, ये पैसे प्रॉफिट बुक करके कहां लगाए, तो ये भी मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लगाए। जितना नीचे जाता जाएगा, आई एम कंफर्टेबल कि मैं उसको और खरीदता जाऊं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस दिन ऐसा होगा कि लोअर सर्किट के बदले वो अपर सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड बिलीव मी, उस दिन जिस दिन ये अपर सर्किट में कन्वर्ट होगा ना, एवरीबडी विल आस्क विवेक भाई अब कैसे ले, मैं छूट गया। तो इस तरह के स्टॉक्स में अगर खरीदारी कर सकते हैं तो सिर्फ लोअर सर्किट पर ही कर सकते हैं, क्योंकि अपर सर्किट में कुछ मिलेगा नहीं। अब लोअर सर्किट कब तक लगेंगे मुझे नहीं पता। तो क्या विवेक भाई ये 100 तक भी जा सकता है? चला जाए तो मीन्स ये तो मुकेश भाई की चिंता होगी, मेरी तो चिंता क्या होगी। ये आकाश भाई की चिंता होगी, मेरी तो चिंता क्या होगी। मेरा तो टोटल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा लगा है, लेकिन आकाश भाई की शायद जिंदगी इस पे टिकी है। तो वो अपने आप से ख्याल रखेंगे, मुझे ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। जितना नीचे जाएगा मुझे तो और उतना सस्ता मिलेगा, एंड आई एम कंफर्टेबल विद दैट। तो लेकिन इतना पता है कि नीचे जाएगा तो ऊपर जरूर जाएगा, और खरीदने का मौका सिर्फ लोअर सर्किट पे मिलेगा, अपर सर्किट पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये छोटा सा एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि काफी लोग इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके साथ कर दिया। मन नहीं मानता कि आपके साथ कुछ शेयर ना किया जाए, सारी चीजें दिल खोल के बताने का मन करता है। क्यों? क्योंकि आप रिच बनोगे तो ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी, और समझदार ट्रेडर बनोगे तो हिंदुस्तान ग्रो करेगा। यहाँ पर जैसे चंद्रयान मून पर पहुंचा है, हमने अपने पोर्टफोलियो को एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ, जल्दबाजी से नहीं। जल्दबाजी से तो रशिया की जो उसने अपना रॉकेट छोड़ा था वैसे खत्म होने के चांसेस होते हैं। तो तसल्ली से, अच्छे से, पूरी तैयारी से, जैसे चंद्रयान ने टाइम लगाया ऐसे पहुंचाएंगे पोर्टफोलियो को, लेकिन सेफली लैंड कराएंगे चांद पर। यहाँ पर सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूंगा। दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भी है, सब्सक्राइब कराना भी है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।